हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही आज हमारा टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, कि हमें अपनी ज़मीन को बचाना कैसे है। लेकिन हम कल का चैप्टर रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो कल के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था लैंड रिसोर्स यूजेस, यानी लैंड हमारी जो ज़मीन है वो किस किस पर्पज़ के लिए काम के तौर पर इस्तेमाल की जाती है या काम लिया जाता है ज़मीन से। तो ज़मीन से हम एग्रीकल्चर भी करते हैं, फॉरेस्ट्री भी करते हैं, हम माइनिंग भी करते हैं, बिल्डिंग हाउस करते हैं यानी कि घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं और इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। तो इस तरह से हम ज़मीन पर ही अपने हर काम को अंजाम देते हैं, यानी हम कोई भी काम करेंगे तो ज़मीन पर ही करेंगे। इसके साथ ज़मीन बहुत बड़े चैलेंज के दौर से गुजर रही है कि लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, उधर से लैंड स्लाइड हो रही है, उधर से लैंड इरोजन हो रहा है, उधर से डेजर्टिफिकेशन हो रही है। तो इस तरीके के चैलेंज ज़मीन के सामने हैं। तो हम इन एक हम पहले आज डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, क्यों हो रही है और इसको किस तरीके से चेक करना चाहिए, यानी हमें किस तरीके से इसको रोकना चाहिए। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड, यानी जो ज़मीन की गिरावट आ रही है, ज़मीन की क्वालिटी ख़त्म हो रही है, हमें उस क्वालिटी को रोकना होगा, मस्ट बी चेक्ड। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ इसके मेथड बताते हैं जिनकी वजह से डिग्रेडेशन की क्वालिटी को कम किया जा सकता है, यानी जिस तरीके से ज़मीन डिग्रेड हो रही है उसको बचाया जा सकता है। सबसे पहले एफॉरेस्टेशन। तो तभी कहते हैं कि पौधे लगाओ, हमें पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पौधे लगाने से पौधों की जड़ें ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और वो बहुत सख्त तरीके से मिट्टी को एक दूसरे से पकड़े रखती हैं, यानी पूरी मिट्टी को आपस में बांध के रखती हैं। तो इस तरह से मिट्टी चाहे बारिश जितनी भी हो, बारिश की वजह से मिट्टी नहीं बह सकती या खुद भी मिट्टी नहीं बह सकती। तो इस तरीके से जंगलात लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मिट्टी को बचाया जा सकता है। फिर है लैंड रिक्लेमेशन। अब लैंड रिक्लेमेशन क्या है? लैंड रिक्लेमेशन है जैसे हमारे पास बहुत सी बंजर ज़मीन है, बहुत सी पथरीली ज़मीन है, जब वहाँ पे कुछ फसल नहीं उग रही है, तो हमें उस तरीके की ज़मीनों को रिकग्नाइज करना चाहिए और उन ज़मीनों पर हमें फर्टिलिटी बढ़ानी चाहिए। हम वहाँ कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन वो तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि हम कोई गलत तरीके का किसी केमिकल का फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, ऐसा नहीं करना है। वरना ऐसे फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो नेचुरल सिस्टम है उनको अपनाना है, उनमें खाद्य पदार्थों को वगैरह बनाना है, उसकी वजह से उस ज़मीन को दोबारा बहाल करना है ताकि उसमें अच्छी फसल हो जाए। फिर तीसरा, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। तो इस वक्त मॉडर्न ज़माने में, यानी आजकल के ज़माने में ये सभी देखा जा रहा है, हर जगह देखा जा रहा है कि हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो हम पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी दवाइयों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन की क्वालिटी है तो उसमें फ़र्क पड़ता है। उसी तरह से हम बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं, जितनी की ज़रूरत नहीं होती है हम ज़रूरत से ज़्यादा खाद डालते हैं। तो उसकी वजह से जो ज़मीन के अंदर बारिश होने की वजह से जो फर्टिलिटी है वो बह जाती है और पीछे सिर्फ एक रेत वाली ज़मीन बचती है और ऊपर वाली तह जो कि हमारी एग्रीकल्चर के लिए जो ऊपर वाली टॉप साइल होती है, जो सबसे ऊपर वाली तह है, वो हमारी एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सही है, दुरुस्त है।
और साथ में साथ जो डिग्रेडेशन लैंड की होती है वो उसी में होती है। अगर वो बहेगी, टॉप साइल अगर बह जाएगी तो डिग्रेडेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें दवाइयों का और खादों का इतना यूज़ नहीं करना चाहिए जितना करना, हमें सिर्फ उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी उसकी रेशियो है। तो रेशियो के हिसाब से उसे यूज़ करना चाहिए ताकि उसमें कोई नुकसान ना हो, हमारी ज़मीन का कोई भी ऊपर टॉप साइल का या ऊपर वाली सतह का नुकसान नहीं हो। उसके बाद हम जाएंगे चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। तो हम मवेशी पालते हैं, तो मवेशी को उतना ही पालना है जितनी ज़रूरत है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पालना है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो जब ग्रेजिंग कर रहे हैं वो सिर्फ ग्रेजिंग ही करें, ओवर ग्रेजिंग ना करें, यानी घास को इतना ज़्यादा ना चार लिया जाए कि उसका वजूद ही मिट्टी से हटा दिया जाए। तो इस तरीके से जो मिट्टी है वो बहने से नहीं रुक पाएगी। तो हमें सिर्फ ग्रेजिंग करनी चाहिए, हमें सिर्फ मवेशियों को चराना चाहिए, लेकिन उतना नहीं चराना चाहिए कि घास को उखाड़ फेंकें। तो इस तरीके से यानी वो ग्रेजिंग को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारी लैंड का जो ऊपरी सतह है उसको बहने से बचाया जा सके। तो ये थी कुछ वजह जिसकी वजह से लैंड जो है वो जा सकती है, हम उसे बचा सकते हैं। हम अगर इन मेथड्स को अपनाएंगे तो हम अपनी ज़मीन को बहने से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से अब उसके बाद लैंडस्लाइड की बात करेंगे। लैंडस्लाइड क्या होती है? लैंडस्लाइड क्यों होती है? तो मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, पहले बोलेंगे लैंडस्लाइड होती क्या है, इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। आप सबको पता है कि जो लोग पहाड़ में रहते हैं वो ज़्यादातर वाकिफ़ होते हैं लैंडस्लाइड से। तो वो अब पहाड़ की शक्ल सबको पता है, वो ऐसे स्लोप की शक्ल में होती है। अब जब स्लोप की शक्ल में होती है तो वो अगर दरख्त नहीं होंगे तो उसमें मास मूवमेंट आएगी, यानी थोड़ी बहुत मिट्टी नीचे चलती रहेगी या पत्थर नीचे चलते रहेंगे तो वो स्लोप की तरफ ही जाएंगे नीचे। तो उस वक्त उस चीज़ को यानी हम लैंडस्लाइड कहेंगे, क्योंकि वो स्लोप, एक माउंटेन है उसका स्लोप ऑलरेडी होता है, उसकी जब मूवमेंट होगी, पत्थरों की होगी, मिट्टी की होगी, वो नीचे की तरफ आएगी, वो लैंडस्लाइड है। अब क्यों होती है लैंडस्लाइड, उसकी वजह क्या हैं? तो उसकी काजेज़ क्या हैं? उसकी काजेज़ पहले अर्थक्वेक है, क्योंकि जब अर्थक्वेक होगा तो पहाड़ों के अंदर वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन होने की वजह से जो बाहर वाली जो अर्थ क्रस्ट है या जो कहेंगे टॉप साइल है, उसमें जब वाइब्रेशन आएगी, अगर वहाँ दरख्त नहीं होंगे तो दरख्तों की वजह से वो मिट्टी एक दूसरे को पकड़े रखती है, लेकिन अगर वहाँ दरख्त नहीं होंगे तो उसकी वजह से वो वाइब्रेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो वाइब्रेशन कंट्रोल नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि वो मिट्टी बहना शुरू हो जाएगी, उसका फ्लो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से। और अब दूसरा रीज़न बताएंगे फ्लड्स। अब फ्लड्स भी वैसे ही हम जंगलों की कटाई करते हैं, तो उस तरह से जो इसमें जो एक नेचर में यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में जो एक लिंक बना हुआ है या कहेंगे एक बैलेंस बना हुआ है इन्वायरमेंट में, वो टूट गया है, तभी उसी की वजह से तूफ़ान आते हैं। तो जब तूफ़ान आते हैं तो वो मिट्टी एक साइड से, जिस जगह पे तूफ़ान आएगा तो वो मिट्टी सारी बह जाएगी। तो इसलिए एक ही रास्ता है कि हम सिर्फ दरख्त लगाएं, सिर्फ दरख्त, तो हम यानी हर एक चीज़ इसको लैंडस्लाइड को फ्लो होने से बचा सकते हैं। इसके साथ वोल्केनोज़। अब वोल्केनोज़ जब आते हैं तो वो भी अर्थ के अंदर जब वाइब्रेशन होती है, किसी माउंटेन के अंदर जब वाइब्रेशन होती है तो उसकी वजह से जो बाहर वाली सतह है या बाहर वाली मिट्टी है, जब वो वाइब्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती है और उसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो फिर वही बात आ गई कि हम दरख्त लगा सकते हैं। तो दरख्तों की वजह से ही जो बाहर वाली मिट्टी है उसमें वाइब्रेशन को कंट्रोल करने की ताकत तभी आती है, क्योंकि
पौधों की जड़ों ने मिट्टी को बिल्कुल पकड़ा होता है और वो कभी नहीं छोड़ती है। इस तरह से यानी जंगलात ही एक हमारा ऐसा तरीका समझो या कोई ऐसा मेथड समझो या एक ऐसी दवाई समझो जो पूरी मिट्टी को अपने कंट्रोल में ला सकती है। अब इसके असर क्या होंगे? अब लैंडस्लाइड तो जो चलती है उसके असर क्या होंगे? अब इसके असर क्या होंगे? जैसे जब एक कोई पहाड़ है, वहाँ पे पस्सी आ गई, पस्सी आने के बाद वो रोड ब्लॉक हो गया। अब उसके जो पीछे वाले लोग हैं, उसके जो आगे वाले लोग हैं, पीछे वाले लोगों ने कहीं आगे जाना है और आगे वाले लोगों ने कहीं पीछे जाना है, तो कैसे जाएंगे? उनके स्कूल होंगे, उनके ऑफिस होंगे, उनका कोई काम होगा जहाँ उन्हें जाना है, तो इस तरह से वो नहीं जा पाएंगे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उसमें टाइम लगाएगी, क्योंकि वो इतना बड़ा रोड खाली हुआ है, कितनी पस्सियाँ गई हैं कोई पता नहीं है, कितने लैंडस्लाइड्स हुए हैं यानी कोई पता नहीं है। तो इस तरीके से यानी उनकी जो लॉस हो जाएगा, उनका काम का लॉस हो जाएगा। और कभी कभी कैसा होता है कि जब पस्सी जाती है तो पूरा पहाड़ नीचे उतर जाता है। अब उसमें जितने भी मकान होते हैं वो सारे उसमें चले जाते हैं। तो कभी कभी उन मकानों के अंदर जो इंसान होते हैं वो भी चले जाते हैं, उनको कोई पता नहीं चलता। और कभी कभी जैसे अब रोड में पस्सी आ जाएगी, रोड ब्लॉक हो जाएगा, कभी कभी गाड़ियाँ उसमें रहती हैं, कभी आदमी उसमें रहते हैं। तो इस तरीके से यानी कि टोटली अगर देखा जाए तो ज़िंदगी का भी नुकसान है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान है, एवं मकान भी जाते हैं और इंसान की ज़िंदगियां भी जाती हैं। तो इस तरह से असर ये होगा, लैंडस्लाइड के इम्पैक्ट ये होंगे कि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी लाइफ भी जाएगी और प्रॉपर्टी भी जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम एक ही मात्र हमारे पास ज़रिया है कि हम जंगलात लगाएं, हर तरह से जंगल में पौधे ही पौधे लगाएं, जिसकी वजह से फ्लड्स भी रुक सकते हैं, अर्थक्वेक का जो ज़्यादातर असर है वो भी नहीं होता, जो वोल्केनोज़ की वाइब्रेशन है उससे भी कुछ नहीं होता। अब हमारे पास कुछ साइंटिफिक तरीके ऐसे हैं कि ये हम जिसको हम मिटिगेशन मैकेनिज़्म कहेंगे। तो ये हमें लैंडस्लाइड होने से बचाते हैं। तो ये लैंडस्लाइड होने से हमें कैसे बचाना है? सबसे पहले हम कहेंगे hazard मैपिंग टू लोकेट एरियाज prone टू लैंडस्लाइड, यानी हमें पहले उसकी मैपिंग करनी चाहिए। जिस एरिया में ख़तरा है वहाँ पर पस्सी जा सकती है, लैंडस्लाइड जा सकती है, हमें उस एरिया को पहले लोकेट करना चाहिए, वो कौन कौन से एरिया हैं उसका मैप बनाना चाहिए। और फिर वहाँ जितने भी लोग हैं उनको वहाँ मकान बनाने से रोकना चाहिए। और क्योंकि जब वहाँ पस्सी आएगी तो तब छुड़ाने के लिए हम ही वहाँ जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि पहले ही लोगों को क्यों ना समझाया जाए कि इस एरिया में मकान बनाना अलाउ नहीं है। हमें किसी भी कोशिश, अपनी हर कोशिश से उन लोगों को समझाना चाहिए कि ये हमारे लिए ख़तरनाक है, इस जगह पे हमें मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड है, यहाँ कभी भी पस्सी जा सकती है। इसके ऊपर सिर्फ उनको ये समझाया जाए कि प्लांटेशन की जाए, नहीं तो ये एरिया जो है ये किसी भी वक्त पस्सी का शिकार हो सकता है। उसके बाद दूसरा नंबर हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल। अब सबको पता है जो पहाड़ होता है वो ऐसे स्लोप की शक्ल में होता है। उस स्लोप में शक्ल होने की वजह से अब जो वहाँ का रोड होता है, तो रोड की पीछे वाली साइड एक दीवार चढ़ाई जाती है। तो नीचे भी होती है, चलो नीचे दिखती नहीं है, रोड के पीछे एक दीवार होती है। उसके ऊपर क्या होता है, अब उस दीवार के ऊपर क्या होता है कि जो ऊपर पहाड़ी से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, छोटे बड़े पार्टिकल्स आते हैं, वो उस दीवार के साथ रुक जाते हैं ताकि वो सीधा रोड में ना पहुँचें और रोड ब्लॉक ना हो जाए। तो इस तरीके से यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल, तो ये रिटेंशन वॉल बनाना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये रोड को ब्लॉक होने से बचाती है। उसके बाद थर्ड नंबर बढ़ेंगे इंक्रीज़ द वेजिटेशन कवर। अब ये वही बात आ गई जंगलात वाली, क्योंकि वो हर चीज़ का हल है। अगर हम दरख्त लगाएंगे
तो उससे ना अर्थक्वेक का होगा कोई नुकसान, ना फ्लड्स आएंगे, और ना ही वोल्केनोज की वाइब्रेशन से कुछ होगा। तो हमारे पास लैंडस्लाइडिंग का एकमात्र ज़रिया जो है वो इंक्रीज द वेजिटेशन कवर है। बाकी सारे जो हैं वो उसके आगे फीके पड़ते हैं। तो इंक्रीज द वेजिटेशन कवर, तो हमें उतने दरख्त लगाना चाहिए हम जितने लगा सकते हैं, जितना हो सके, क्योंकि यही एकमात्र ज़रिया है जिससे हम अपनी लैंडस्लाइड होने से बचा सकते हैं। उसके बाद नंबर 4, द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क। अब जो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क है तो ये क्या है? तो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क क्या है? जैसे अब दरिया में पानी बहता है, हम जैसे अभी रोड की बात कर रहे थे कि रोड की पिछली साइड पे एक वाल होती है जो डस्ट पार्टिकल होने से बचाती है। उसी तरह से जो दरिया हैं, जो रिवर्स हैं, उनके दोनों साइड, इस पार भी और उस पार भी एक वाल जैसी बना देनी चाहिए, ताकि जो दरिया का पानी है वो कभी कभी उसका बहाव ज़्यादा होता है, वो कभी कभी पूरी पहाड़ी को कट कर लेता है और वो पूरी पहाड़ी दरिया में आ जाती है। वो पानी दूसरी साइड बहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की प्रॉपर्टी, उनके घर, उनके हर जगह नुकसान हो सकता है। यानी वो भी एक किस्म का लैंडस्लाइड में शामिल होगा, क्योंकि जब पानी का बहाव इतना तेज़ है तो वो जब पहाड़ी से टक्कर मारेगा पानी, तो वो कभी कभी ऊपर से पूरा पहाड़ ही उसमें आ जाता है। तो इस तरह से हमें नीचे उसको अच्छी तरह से कुछ दीवारें जैसी दो दीवारों का काम चलाना चाहिए, ताकि जो दरिया का पानी है वो डायरेक्टली किसी पहाड़ को हिट ना करे और वहाँ से ट्रिगर होकर वो पूरा ऊपर से जो पहाड़ी है वो लैंडस्लाइड की शक्ल में नीचे ना गिर जाए, ताकि वो दरिया ब्लॉक ना हो जाए और वो दूसरी साइड जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ लाखों लोगों का नुकसान होगा। तो इस तरह से यानी हम लैंडस्लाइड को बचा सकते हैं। लैंडस्लाइड ये थे कुछ मेथड्स जिसकी वजह से हम लैंडस्लाइड होने से बचा सकते हैं। तो अब लैंड का तकरीबन हमारा जो ये रिसोर्स था लैंड, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और अगला वीडियो जिसमें हम शुरू करेंगे सॉइल के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू।